घटना घटा भारत के इतिहास में, आधुनिक भारत के इतिहास में, जो कहीं ना कहीं भारतीय जनमानस को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। इसमें पहला घटना कौन था हमारा, जो कल पढ़ा रहे थे, ठीक है, कि जो आजाद हिंद फौज का जो जवान था हमारा, उस जवान पर जो मुकदमा चल रहा था, ठीक है, और उस मुकदमे के दौरान जो भारतीय जनमानस था हमारा, ये जिस तरह से आजाद हिंद फौज के साथ एकजुटता दिखाया, ठीक है ना, और जिस तरह से उसको समर्थन किया गया, ये कहीं ना कहीं हम जो भारतीय जनमानस था हमारा, उसमें एक नई जागृति पैदा करता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम दूसरा घटना देखें ना, तो दूसरा घटना हमारा 1946 का शाही नौसेना का विद्रोह है, ठीक है। अगर हम इस विद्रोह की शुरुआत को देखें, तो इस विद्रोह का जो शुरुआत हुआ ना, ये 18 फरवरी 1946 को हुआ, ठीक है। और सबसे बड़ा चीज तो ये कि जो मूवमेंट हमारा शुरू हुआ, इस मूवमेंट के शुरू होने का कारण क्या था, तो मूवमेंट के शुरू होने का कई कारण था। जैसे देखिए, अगर हम ब्रिटिश नौसेना का बात करें, तो ब्रिटिश नौसेना में दो तरह का कर्मचारी होता था, दो तरह का लोग होता था, एक तो अंग्रेज और दूसरा भारतीय। तो यहाँ जो अगर हम भारतीय जवान था हमारा, अगर हम उस भारतीय जवान का बात करें, तो भारतीय जवान के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव होता था। जैसे इसको ढंग का खाना नहीं मिलता था, ठीक है, इसके साथ नस्लीय भेदभाव होता था, इस पर जातीय टिप्पणी किया जाता था, मतलब उसको अगर हम वेतन को देखें तो इसका वेतन कम होता था। कहने का मतलब ये कि भाई एक समकक्ष अंग्रेज अधिकारी और उसी के समकक्ष एक भारतीय जवान, ठीक है, दोनों में इतना ज्यादा असंगति था कि कहीं ना कहीं जो भारतीय जवान था ना, उसके मन में एक कुंठा हो अंग्रेज के विरुद्ध, ठीक है, और इसी कुंठा का प्रदर्शन अगर कहीं होता है ना, तो ये प्रदर्शन हमारा 1946 में होता है। अब अगर हम इस मूवमेंट का बात करें, तो ये जो मूवमेंट हमारा शुरू हुआ, ये मतलब जो जागृति हो रहा था भारतीय जवान के साथ, उस जागृति को लेकर शुरू हुआ है, ठीक है। और इसमें जो मूवमेंट हमारा है, इसमें आग में घी डालने का जो काम है हमारा, ठीक है ना, एक नाविक का HMS तलवार, एक जहाज था हमारा, ठीक है ना, ये रॉयल इंडियन नेवी का एक प्रशिक्षण जहाज था, ठीक है ना, ये इसमें सिग्नल प्रशिक्षण के संबंध में जो नाविक होता था ना, उसको प्रशिक्षण दिया जाता था। इस जहाज का जो दीवार था, जो BC दफ्तर नाम था उसका, ये क्या किया था ना कि जहाज के दीवार पर लिख दिया था अंग्रेजों भारत छोड़ो, ठीक है। और कहीं ना कहीं जब ये इस शब्द को लिखा था ना अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो उसके बाद इसको अरेस्ट कर लिया गया BC दफ्तर, ठीक है। तो जिस दिन का हम घटना का बात कर रहे हैं, उस दिन जो नौसेना था हमारा, जो नौसैनिक था हमारा, भारतीय नौसैनिक, भाई उसमें एक ह्यूमन फैल गया, उसमें खल्ला उड़ गया कि जो HMS तलवार है हमारा, उस HMS तलवार के नाविक पर जो अंग्रेज है, ये गोली चला दिया है, ठीक है। और इसके पश्चात क्या हुआ कि HMS तलवार का जो 1100 नाविक था हमारा, ठीक है ना, ये अपना जहाज को छोड़ देता है, और जहाज को छोड़ के, ठीक है ना, ये लॉरी में बैठ जाता है। लॉरी मतलब समझते हैं ना, जैसे पिकअप जो होता है आपको क्या, ठीक है, मतलब इसमें बैठ जाता है। और जो जहाज था, जिस जहाज का हम बात कर रहे हैं, जो अंग्रेजी जहाज, नौसेना का जहाज, ठीक है ना, उस पर से ब्रिटिश झंडा को उतार के, ठीक है भाई, कुछ लोग जो कांग्रेस का समर्थन करने वाला था, ये कांग्रेस का झंडा लगा देता है, जो मुस्लिम लीग का समर्थन करने वाला था, मुस्लिम लीग का झंडा लगा देता है, जो कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन करने वाला था, उसका झंडा लगा देता है, ठीक है। और ऊपर से अगर हम चल के देखें, ये लोग लॉरी में बैठ जाता है, और लॉरी में बैठ के जो जिसका समर्थक है, अगर लीग का समर्थक है तो लीग का झंडा, कांग्रेस का समर्थक है कांग्रेस का झंडा, कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थक है तो कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा, ये झंडा लगा के पूरे बॉम्बे में घूमना शुरू कर देता है, ठीक है ना। अगर हम शुरुआती फेज में देखें, शुरुआती अवस्था में अगर हम देखें, तो शुरुआती अवस्था में क्या हुआ कि जो आम भारतीय जनता थी हमारी, ठीक है ना, ये इसका समर्थन करती है। और समर्थन के तौर पर शुरुआत में क्या होता है ना कि धरना दिया जाता है, प्रदर्शन होता है, विरोध जताया जाता है, मतलब जो नाविक के साथ जो भेदभाव हो रहा था और इसके साथ जो जागृति हो रहा था, उस जागृति के विरोध का तरीका था, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जो मूवमेंट था ना हमारा, ये हिंसक होते चला गया, ठीक है। और जो भारतीय नाविक था, उस भारतीय नाविक के समर्थन में, ठीक है, थाना वगैरह हो गया, पोस्ट ऑफिस वगैरह हो गया, कचहरी वगैरह हो गया, या फिर ब्रिटिश इमारत वगैरह हो गया, उस इमारत में आग वगैरह भी लगाया गया, ठीक है। और जो ब्रिटेन का जो नागरिक था, उस पर हमला वगैरह भी किया गया। कहने का मतलब ये कि जो मूवमेंट शुरू हुआ हमारा, ये मूवमेंट मुंबई से शुरू हुआ, ठीक है। ये जो मूवमेंट था, ये नौसेना का मूवमेंट था, मतलब नौसेना में जो भारतीय जवान था हमारा, जो भारतीय सैनिक था हमारा, ये उसका मूवमेंट था, ठीक है। लेकिन इस मूवमेंट में धीरे धीरे करके जो आम जनता थी हमारी, ठीक है, ये आम जनता भी शामिल हो गई, ठीक है। तो आम जनता केवल इसलिए शामिल हुई कि उसको जो नौसेना का जो भारतीय जवान था ना, उस भारतीय जवान का समर्थन करना था, ठीक है। और उसके समर्थन में ये धरना प्रदर्शन वगैरह का आयोजन किया गया, ठीक है। धीरे धीरे जब मूवमेंट हमारा आगे बढ़ता है, ठीक है,
तो मूवमेंट के आगे बढ़ने के साथ साथ अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो मूवमेंट है ना हमारा, ये धीरे धीरे करके हिंसक हो जाता है, ठीक है। और जो ब्रिटिश प्रतिष्ठान है हमारा, उस ब्रिटिश प्रतिष्ठान पर यहाँ आक्रमण वगैरह भी होता है, अटैक वगैरह भी होता है, जैसे थानों में आग लगा देना, पोस्ट ऑफिस को जला देना, बिजली का खंभा उखाड़ देना, ठीक है। मतलब इस तरह की घटना को भी अंजाम दिया जाता है। जो मूवमेंट शुरू हुआ हमारा, ये बंबई से शुरू हुआ, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि ये मूवमेंट मुंबई के पोर्ट तक ही सीमित रह गया, बल्कि जो मूवमेंट था हमारा, ये बंबई के पोर्ट से आगे बढ़ गया, ठीक है। आपका मद्रास हो गया, आपका कलकत्ता हो गया, और आपका कराची तक का जो रीजन था उस रीजन तक में फैल गया, ठीक है। और अगर हम नौसेना का बात करें तो इस मूवमेंट को समर्थन देने के लिए या इस मूवमेंट के संचालन के लिए एक केंद्रीय नौसेना हड़ताल समिति का आयोजन किया गया, ठीक है। यहीं पे अगर हम बात करें तो जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया था, मतलब भारत का जो कम्युनिस्ट पार्टी था, ठीक है ना, एक लंबा हड़ताल का आयोजन करता है, और जितना मील वगैरह था हमारा, उस मील में हड़ताल होता है, ठीक है ना। ये हुआ किस लिए? तो नाविक को समर्थन देने के लिए। मूवमेंट शुरू कहां से हुआ? तो बंबई से, लेकिन धीरे धीरे ये देश के अन्य भाग में या देश के अन्य पोर्ट पर भी फैलता चला गया, ठीक है ना। जब एक बार नौसेना में विद्रोह हो गया, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं ये ब्रिटिश सरकार के लिए एक चिंता का विषय था, ठीक है। चिंता का विषय इसलिए था कि भाई ब्रिटिश जो भारत पर शासन कर रहा था, ठीक है ना, तो ये आम भारतीयों के संबंधी से नहीं था, ठीक है ना। मतलब उसके शासन का जो आधार था ना, ये ताकत था, ठीक है। ये ताकत मिलता कहां से था उसको? तो सेना से मिल रहा था, पुलिस वगैरह से मिल रहा था, प्रशासन वगैरह से मिल रहा था, ठीक है। कहने का मतलब ये कि जिस ताकत के बल पर अंग्रेज भारत पर शासन कर रहा था ना, अब उस ताकत में भी सेंध लगना शुरू हो गया था। मतलब स्पष्ट, जैसे इससे पहले का कोई भी मूवमेंट हुआ हमारा, ठीक है ना, चाहे खिलाफत और असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, यहाँ पे सेना कभी, ठीक है ना, जो राष्ट्रवादी नेता होते थे ना, उनका भाषण सुनने नहीं जाता था, ठीक है ना। कहने का मतलब ये कि ये तो ना तो भाषण सुनने जाता था और ना उसके झंडा का उपयोग करता था, ये, ठीक है। ये पहला मूवमेंट है हमारा, जिस मूवमेंट में जो नौसैनिक है हमारा, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस का, मुस्लिम लीग का या कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे का उपयोग करता है। मतलब स्पष्ट कि अब ये स्पष्ट दर्शाना शुरू कर चुका था कि भाई वो अंग्रेज का समर्थक नहीं है, अब वो समर्थक किसका है? भारत का, ठीक है। और उसके मन में भी वही आस लगा हुआ है जो एक आम भारतीय के मन में है। आम भारतीय के मन में आकांक्षा होगा ना कि जो देश है हमारा, उसको आजाद होना चाहिए, हम भारतीयों का जो शोषण हो रहा है उस शोषण का अंत होना चाहिए, ठीक है। तो यहीं पे अगर हम बात करें ना, तो जो नौसेना का जवान था, उस नौसेना के जवान के मन में भी यही चीज चल रहा होगा कि देश अगर आजाद होगा हमारा, तो हमारे साथ जो नस्लीय भेदभाव होता है, हमको जो खराब खाना मिलता है, हमको जो कम वेतन मिलता है, ठीक है ना, इस तरह के संकट से बाहर निकल जाएंगे हम, ठीक है। और हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, मतलब देश हमारा होगा, देश का सरकार हमारा होगा, मतलब सब कुछ हमारा होगा, और जब सब कुछ हमारा ही होगा तो हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। और ऊपर से अगर हम बात करें तो इस मूवमेंट में जो आंदोलनकारी था हमारा, जो नौसैनिक था हमारा, ठीक है, ये स्पष्ट रूप से अब दिखाना शुरू कर चुका था कि वो ब्रिटिश राज का समर्थक ना हो, भारत के स्वतंत्रता का समर्थक है, ठीक है। अब मतलब ब्रिटिश सरकार को यह एहसास होने लगा कि भाई जिस ताकत के बल पर या जिस पावर के बल पर वो भारत पर शासन कर रहा है, अब वो पावर कमजोर होना शुरू हो चुका है। मतलब स्पष्ट कि अब भारत को छोड़ने का समय हमारा आ चुका है, ठीक है ना। जैसे हम लोग के इतिहास में बहुत कुछ पढ़े कि महात्मा गांधी के द्वारा एक बड़ा मूवमेंट चलाया गया, ठीक है ना। भाई महात्मा गांधी से पहले भी देश में मूवमेंट चला। अगर आप ब्रिटिश दस्तावेज का अध्ययन कीजिए तो ब्रिटिश दस्तावेज में यह स्पष्ट कहा गया है कि भाई भारत को आजादी कोई गांधीवादी आंदोलन से प्रेरित होकर नहीं दिया गया, ठीक है, बल्कि भारत को जो आजादी मिला, उस आजादी के पीछे रीजन ये है कि जो सेना था हमारा, उस सेना में बगावत या विद्रोह प्रारंभ हो गया, ठीक है। और जिस ताकत के बल पर हम शासन कर रहे थे ना, अब वो ताकत धीरे धीरे हमारा कमजोर होने लगा। तो ऐसा परिस्थिति में उसके लिए मजबूरी हो गया, ठीक है ना, कि भाई इस मूवमेंट को दबा दिया जाए। लेकिन सबसे बड़ा चीज तो ये जो मूवमेंट शुरू हुआ है, इस मूवमेंट का अंत भी होना चाहिए, ठीक है। और ब्रिटिश सरकार इसके लिए पूरी तरह से उत्सुक थी कि जो मूवमेंट हमारा चल रहा है नौसेना का, इस मूवमेंट को खत्म होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सेना में अगर एक बार अनुशासन भंग होता है, ठीक है, तो ये अनुशासन बार बार भंग होते रहे, ठीक है ना। और ऐसा कंडीशन जब क्रिएट होगा हमारे पास, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं जो सरकार है उस सरकार के लिए एक दिक्कत खड़ा हो जाएगा, ठीक है। जैसे आज हम भारत का बात करें तो सबको एक संगठन बनाने का अधिकार है, सबको संधि बनाने का अधिकार है, ठीक है। लेकिन इस प्रकार का जो अधिकार है हम सेना को नहीं देते, किस लिए? अनुशासन को बनाए रखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्रिटिश सरकार थी, ये ब्रिटिश सरकार एडमिरल गोल्फरेड को इस आदेश के साथ भारत भेजती है कि अगर इस विद्रोह को दबाने में अगर ब्रिटेन का पूरा फौजी ताकत लगाना पड़ता है तो लगा दीजिए, ठीक है। अगर भारत का पूरा नौसैनिक ताकत हमारा नष्ट हो जाता है तो नष्ट हो जाने दीजिए, लेकिन ये मूवमेंट खत्म होना चाहिए,
ठीक है ना। कहने का मतलब ये कि ब्रिटिश सरकार इस बात के लिए एकदम अति उत्सुक थी कि जो मूवमेंट हमारा शुरू हुआ है नौसेना का, ये मूवमेंट हमारा खत्म होना चाहिए। ठीक है। और जब भारतीय जो नेता थे हमारे, चाहे वल्लभ भाई पटेल हो, मोहम्मद अली जिन्ना हो, ठीक है, या कोई भी नेता हो, जब उनको यहाँ पर दो चीज, सबसे पहला चीज तो उनको ये लगा कि ब्रिटिश सरकार जो है हमारी, ये मूवमेंट को दबाने के लिए कठोर कदम उठा सकती है। ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या किया गया था कि जो जहाज पर विद्रोही का कब्जा था, उस जहाज के ऊपर से फाइटर जेट उड़ाया जाता था। ठीक है ना। पर ये दर्शाने के लिए कि अगर इस विद्रोह को खत्म नहीं करोगे तुम लोग, ठीक है ना, तो हम इस जहाज को ही बम उड़ा देंगे। मतलब स्पष्ट कि भाई इसमें अगर हमारा पूरा नौसैनिक ताकत अगर नष्ट हो जाता है तो नष्ट हो जाए, लेकिन हम इस मूवमेंट को दबा के ही रहेंगे। ठीक है। तो जो भारतीय नेता थे हमारे, उनके सामने दो तरह का दुविधा। पहला दुविधा तो ये था कि ब्रिटिश सरकार इस मूवमेंट को दबाने के लिए कठोर कदम उठाएगी, ठीक है ना, और इसमें जान माल का बड़ा क्षति हो, ठीक है ना, वो ये नहीं चाहते थे। दूसरा चीज, भारतीय नेता को ये एहसास होने लगा था कि अब भारत का आजादी बहुत दूर नहीं है। ठीक है। और जब भारत का आजादी बहुत दूर नहीं है, ठीक है, और अगर भारत है हमारा, तो भारत का शासन आएगा किसके हाथ में? तो कांग्रेस के हाथ में। ठीक है। अगर पाकिस्तान बनता है तो पाकिस्तान का शासन जाएगा किसके हाथ में? तो मुस्लिम लीग के हाथ में। और अगर एक बार सेना में बगावत शुरू हो गया और इस बगावत को दबाने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना, तो कल के दिन में शासन का बागडोर हम ही को संभालना है। ठीक है ना। और उस समय अगर कोई मूवमेंट शुरू होता है, उस समय अगर कोई बगावत शुरू होता है, ठीक है ना, तो ये हमारे लिए एक संकट खड़ा कर देगा। ठीक है ना। इसलिए चाहे कांग्रेस के लीडर हो, लीग के लीडर हो, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हो, कोई भी हो, हर लोग के जो नौसैनिक था हमारा, उस नौसैनिक को यही सलाह दी है कि मूवमेंट को खत्म कीजिए। ठीक है ना। और यहाँ पे अगर हम बात करें ना, तो धीरे धीरे करके जो मूवमेंट है हमारा, ये मूवमेंट खत्म भी होता है। तो मूवमेंट को खत्म करवाने का दो रीजन, एक तो ब्रिटिश सरकार का कठोर उपाय, और दूसरा चीज भाई भविष्य में भविष्य के लिए जो संशय खड़ा हुआ था हमारे सामने, ठीक है ना, उस संशय का निराकरण कि एक बार अगर सेना में अनुशासन भंग हो जाता है, ठीक है ना, तो ये अनुशासन भंग का जो संभावना है ना, ये बार बार उठते रहे, और कल के डेट में शासन हम संभालेंगे। ठीक है ना। और अगर उस समय इस तरह का अनुशासन भंग होता है तो दिक्कत किसको होना है? हमको होना है। ठीक है ना। तो ऐसा परिस्थिति में हम एक ऐसा कदम उठाएं, हम एक ऐसा प्रक्रिया डेवलप करें जिस प्रक्रिया में इस प्रकार का जो अनुशासन भंग है ना, इस प्रकार का अनुशासन भंग न हो सके। ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर हम इस मूवमेंट का बात करें तो ये मूवमेंट भारत के इतिहास में एक मील का पत्थर है। ठीक है। और शायद इसी मूवमेंट के बल में भारत को एक मतलब इसके एक साल के भीतर, ठीक है ना, भारत को आजादी प्रदान कर दिया गया। ठीक है। देखिए हम यहाँ पे ये नहीं कह रहे हैं कि भाई 1947 में अगर अंग्रेज भारत से नहीं जाता, ठीक है, तो 47 में या फिर 48 में उसको जबरदस्ती भगा देते हैं हम। ठीक है ना। अनुमान ये है कि वो 15-20 साल शासन और कर सकता था, लेकिन अगर एक बार सेना में बगावत शुरू हो गई, ठीक है ना, तो बाकी जो भारतीय सेना था उसका क्या गारंटी था कि वहां बगावत नहीं होगा? और अगर पूरे के पूरे भारतीय सेना में अगर बगावत शुरू हो जाता तो ब्रिटेन को एक बेइज्जती के साथ, ठीक है ना, भारत छोड़ना पड़ जाता। मतलब वो 15-20 साल शासन और कर सकता था, लेकिन इस 15-20 साल के बाद ना एक बेइज्जत होगी, भारत से जाना पड़ता। और इससे बेहतर अंग्रेज को ये लगा कि वो इज्जत के साथ भारत छोड़, ताकि भारत के साथ उसका जो संबंध है ना, ये सामान्य बना हुआ है। ठीक है। और यही चीज आपको दिखाई भी देगा कि जहां तक कॉमनवेल्थ का सवाल रह गया, राष्ट्रमंडल का जहां तक बात रह गया, ठीक है ना, तो जब हम आजाद हुए तो राष्ट्रमंडल की सदस्यता को भी हम एक्सेप्ट किए। ठीक है ना। और अगर ब्रिटेन के साथ अगर हमारा संबंध खराब हो जाता ना, तो शायद इस राष्ट्रमंडल के मेंबर हम नहीं बन पाते। ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि कहीं ना कहीं भारत और ब्रिटेन के साथ जो संबंध है ना, हमको उस संबंध को मधुर बनाए रखना था। ठीक है ना। और इसीलिए सारा का सारा यहाँ पे प्रक्रिया अपनाया गया। ठीक है ना। और उस चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी के स्थान पर जो लेबर पार्टी है हमारा, ये सत्ता में आता है, और जो क्लीमेंट एटली था हमारा, ये ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनता है। ठीक है। अगर हम क्लीमेंट एटली का बात करें, ठीक है, या फिर ब्रिटेन के लेबर दल का बात करें, लेबर पार्टी का बात करें, तो लेबर पार्टी जो था हमारा, ये भारत के स्वतंत्रता का समर्थक था। ठीक है ना। और जहां तक सवाल रह गया कि 1946, अगर हम 1946 का बात करें तो 1946 में जो ब्रिटिश सरकार था, ठीक है, ये भारत का जो सत्ता था, ठीक है, ये भारतीयों को शांतिपूर्ण ढंग से हस्तांतरित करने का एक तरीका क्या हो सकता है, ठीक है ना भाई, इसके संबंध में एक व्यापक राय बनाने के लिए, एक व्यापक विमर्श करने के लिए अपने मंत्रिमंडल के 3 व्यक्ति, ठीक है ना भाई, कौन? एबी अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्लिप्स
और लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। मतलब ये तीनों को भारत भेजा। ये तीन आदमी जो था, मतलब एबी अलेक्जेंडर, सर रदरफोर्ड फिलिप्स और लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, ये ब्रिटिश मंत्रिमंडल का मेंबर, ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर था, ठीक है। और ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर होने के कारण ही ये जो आयोग बना हमारा, इसको हम मंत्रिमंडल मिशन आयोग या कैबिनेट मिशन योजना के नाम से जानते हैं, ठीक है। जब ये जो आयोग जब भारत में आया तो भारत में कुछ प्रस्ताव रखा, ठीक है। अब इसका प्रस्ताव क्या था? तो सबसे पहला चीज इसके द्वारा जो प्रोविजन रखा गया हमारे सामने, ये पहला प्रोविजन ये था कि भारत एक संघ होगा, ठीक है ना। भारत एक संघ होगा और संघ के पास तीन मुख्य शक्ति होगी, प्रतिरक्षा, विदेश और संसूचना, ठीक है। मतलब जो भारत है हमारा, भारत एक संघ होगा और इस संघ सरकार के पास तीन शक्ति होगा, प्रतिरक्षा, विदेश और संसूचना। इसके बाद यह कहा गया कि भाई इसको संघीय विषय को छोड़ के, मतलब संघ सूची में तीन मेन विषय को रखा गया, इस तीन मेन विषय को छोड़ के बाकी जो भी शक्ति होगा, ठीक है ना, या फिर ये कह लीजिए कि बाकी जो अवशिष्ट शक्ति भी काहे नहीं हो, ये सारा का सारा किसके पास होगा? तो प्रांत के पास, ठीक है। मतलब संघीय सूची में तीन विषय को रखा गया और इस संघ सूची को छोड़ के बाकी जो विषय था ये प्रांतीय सूची में रखा गया, ठीक है। अगर हम अवशिष्ट शक्ति का बात करें तो अवशिष्ट शक्ति किसको दिया गया? ये भी प्रांत को दिया गया, ठीक है ना। ऊपर से अगर हम बात करें तो ये जो मिशन भारत में आया था, ये मिशन जो था हमारा, ये कहा कि भाई भारत के व्यवस्था के संचालन के लिए एक संविधान का निर्माण होना चाहिए, ठीक है। और इस संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए, ठीक है ना। अब संविधान सभा में जो संविधान सभा हमारा बनेगा, उस संविधान सभा में, ठीक है ना, ब्रिटिश भारत और देसी रियासत दोनों का प्रतिनिधि शामिल हो। कहने का मतलब ये कि जो संविधान सभा हमारा बनेगा, उस संविधान सभा में ब्रिटिश भारत का प्रतिनिधि भी शामिल हो, ठीक है ना। और जो देसी रियासत है हमारा, उस देसी रियासत का प्रतिनिधि भी शामिल हो, ठीक है ना। भाई यहाँ जो प्रपोजल रखा गया हमारे सामने, उस प्रपोजल में एक चीज ये कहा गया कि यहाँ जो प्रांत है हमारा, उस प्रांत को तीन प्रवर्ग में बांटा जाएगा, प्रवर्ग का, प्रवर्ग खा और प्रवर्ग का। प्रवर्ग खा का अगर हम बात करें तो हिंदू बहुल 6 राज्य को रखा गया इसमें। ये 6 राज्य कौन कौन था हमारा? बिहार था, उड़ीसा था, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बंबई और मद्रास। मतलब प्रवर्ग का में हिंदू बहुमत वाला 6 प्रांत, ठीक है। बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बंबई और मद्रास। अगर हम प्रवर्ग खा का बात करें तो प्रवर्ग खा में मुस्लिम बहुमत वाला जो प्रांत था हमारा, ठीक है ना, जैसे आपका उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत हो गया, जैसे आपका पंजाब हो गया, जैसे आपका सिंध हो गया, ठीक है, इसको शामिल किया गया। अगर हम प्रवर्ग गा का बात करें तो प्रवर्ग गा में 2 राज्य को रखा गया, एक आसाम को और दूसरा बंगाल को। मतलब जहाँ पे हिंदू और मुसलमान लगभग एक समान, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो राज्य है हमारा, जो प्रांत है हमारा, उस प्रांत को 3 प्रवर्ग में बांट दिया गया, प्रवर्ग का, ख और गा। का में हिंदू बहुमत वाला राज्य है हमारा, ख में मुस्लिम बहुमत वाला राज्य है हमारा, और गा जो है हमारा, मतलब उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों है, ठीक है। मतलब इस तरह से हमारे यहाँ प्रांत का बंटवारा किया गया। अब सबसे बड़ा चीज तो ये कि जब संविधान सभा हमारा बनेगा, ठीक है, तो संविधान सभा में जो राज्य है हमारा और जो देशी रियासत है हमारा, दोनों का प्रतिनिधि शामिल होगा, ठीक है। तो अब सबसे बड़ा चीज तो ये कि संविधान सभा में जो मेंबर आएगा हमारा, वो चाहे ब्रिटिश भारत से आए या फिर देशी रियासत से आए, ठीक है ना। भाई हम प्रांत को या देशी रियासत को सीट कितना देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कहा गया कि चाहे ब्रिटिश भारत हो हमारा या फिर देशी रियासत हो हमारा, दोनों को जनसंख्या के अनुपात में सीट आवंटित किया जाए, ठीक है। और मोटा मोटी ये तय किया गया कि प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 1 सीट आपको आवंटित होगा, ठीक है। अब आपका जनसंख्या जितना ज्यादा होगा आपको सीट उतना ज्यादा मिलेगा, आपका जनसंख्या जितना कम होगा आपको सीट उतना कम मिलेगा, ठीक है। मतलब आपके राज्य का जनसंख्या जितना है उसमें 10 लाख पर प्रति 1 सीट के हिसाब से हम आपको स्थान देंगे, कहां? संविधान सभा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे ये बताया गया कि जो संविधान सभा हमारा बनेगा, उस संविधान सभा में टोटल 389 मेंबर शामिल होगा। कितना मेंबर शामिल होगा? 389 मेंबर। इस 389 मेंबर में से 292 मेंबर ब्रिटिश
से होगा। जो 4 मेंबर है हमारा, ये मुख्य आयुक्त के प्रांत से होगा, ठीक है ना। और बाकी जो 93 मेंबर है हमारा, ये देशी रियासत से होगा। मतलब इस संविधान सभा में जो मेंबर होगा हमारा, 292 मेंबर ब्रिटिश भारत से, 4 मेंबर मुख्य आयुक्त के प्रांत से और 93 मेंबर देशी रियासत से, ठीक है ना। टोटल को जोड़िएगा 389 होगा, ठीक है। मतलब स्पष्ट कि 292 प्लस 4 296 व्यक्ति निर्वाचित होगा, ठीक है ना भाई। इसका जो ये जो है मतलब 292 मेंबर कहां से आएगा? ब्रिटिश भारत से, ठीक है। और ये जनता के द्वारा सीधे निर्वाचित नहीं होगा, ठीक है, बल्कि जो प्रांत का विधानमंडल है हमारा, ये प्रांतीय विधानमंडल इसको निर्वाचित करेगा। जैसे अगर हम बिहार का बात करें तो बिहार का विधानमंडल है ना, जैसे आपका राज्यसभा का चुनाव होता है तो राज्यसभा के चुनाव में तो हम लोग वोट नहीं करते, राज्यसभा के मेंबर को कौन चुनता है? हमारा विधानसभा का मेंबर, यही चुनता है ना, ठीक है। इसी प्रक्रिया को यहाँ पे अपनाया गया था कि मतलब 296 व्यक्ति जो होगा ये राज्य के विधानमंडल के द्वारा निर्वाचित होगा और जो 93 मेंबर होगा ये देशी रियासत के शासकों के द्वारा मनोनीत किया जाएगा। मतलब इस संविधान सभा में 2 तरह का व्यक्ति होना था, एक निर्वाचित और दूसरा मनोनीत, ठीक है ना। निर्वाचित कितना होना था? तो 296 और मनोनीत कितना होना था? तो 93, ठीक है ना। और संविधान सभा में जो टोटल मेंबर हमारा तय किया गया, ये टोटल मेंबर कितना था? 389, ठीक है। अब ये जो बात हम बता रहे हैं आपको, ये उस समय के लिए जब भारत का विभाजन नहीं हुआ, जब भारत का बंटवारा नहीं हुआ, ठीक है। ये जो घटना है आपका, ये लगभग मार्च 1946 का है। और हमारे देश को जो आजादी मिला या देश का हमारा जो बंटवारा हुआ, ये अगस्त 1947 में हुआ, ठीक है ना। मतलब ये उस समय का बात हम कर रहे हैं जिस समय देश का ना तो बंटवारा हुआ था और ना देश हमारा आजाद हुआ था, ठीक है ना भाई। यहाँ पे सबसे बड़ा चीज ये हुआ कि जुलाई अगस्त के महीने में इस संविधान सभा के लिए हमारे यहाँ चुनाव होता है, ठीक है। और जब चुनाव हुआ हमारे यहाँ, ठीक है, तो 296 में से 208 सीट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिली, ठीक है ना भाई। अगर हम टोटल सीट में से बात करें तो लगभग 73 सीट मुस्लिम लीग को मिला, ठीक है ना। और 15 जो सीट था हमारा, ठीक है ना, ये हमें पार्टी को मिला। 296 में से 208 सीट किसको मिला? कांग्रेस को। 73 किसको मिला? मुस्लिम लीग को। और 15 किसको मिला? अदर, ठीक है। तो अब सबसे बड़ा चीज तो ये कि यहाँ पे जो प्रक्रिया अपनाया गया, जब चुनाव हुआ और उस चुनाव में, ठीक है, निर्वाचित सीट में से मैक्सिमम सीट जब कांग्रेस को मिल गए, ठीक है, तो मुस्लिम लीग को इससे दिक्कत होने लगा। और जो मुस्लिम लीग है हमारा, यहीं पे डायरेक्ट एक्शन का तलवार चलाता है, ठीक है। और उसके डायरेक्ट एक्शन के पश्चात अगर हम देखें, ठीक है, तो भारत में हिंदू और मुसलमान के बीच जो सांप्रदायिक दंगा है हमारा, ये सांप्रदायिक दंगा प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो 3 जून योजना, जिसको आप लोग माउंटबेटन योजना भी कहते हैं, ठीक है, उसी योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ, ठीक है। और जब भारत का विभाजन हुआ हमारा, ठीक है, तो विभाजन के पश्चात जो संविधान सभा हमारा था, ठीक है भाई, जो देश हमारा था उस देश में से कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया, ठीक है। और भारत के दोनों तरफ, मतलब भारत के पूर्व में भी और भारत के पश्चिम में भी, दोनों तरफ से पाकिस्तान, ठीक है, एक पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है। जब कुछ हिस्सा हमारे यहाँ से कट के पाकिस्तान में चला गया, ठीक है, तो सबसे बड़ा चीज तो ये कि भाई जो क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया, उस क्षेत्र से जो मेंबर आया चुन के हमारे यहाँ, हमारे संविधान सभा में, अब वो हमारे संविधान सभा का मेंबर नहीं रहेगा, ठीक है। तो आजादी के बाद अगर हम देखें तो जो संविधान सभा था हमारा, ठीक है, उस संविधान सभा में सीट कम हो गई, 299 हो गई। आजादी से पहले कितना था? 389, और आजादी के बाद कितना हो गया? 299। इस 299 में से 229 सीट, ठीक है ना, प्रांतीय विधानमंडल के द्वारा निर्वाचित, ठीक है, और 70 सीट देशी रियासत के शासकों के द्वारा मनोनीत। तो आजादी से पहले अगर हम संविधान सभा को देखें तो संविधान सभा का मेंबर कितना? 389। आजादी के बाद अगर हम बात करें तो संविधान सभा का मेंबर कितना? 299, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए अगर हम जुलाई अगस्त का बात करते हैं, जब जुलाई अगस्त के महीने में भारत में संविधान सभा का चुनाव हुआ, ठीक है, तो हम बाकी प्रक्रिया अगर हम यहाँ पे कहें तो जो कैबिनेट मिशन योजना जो प्रपोजल हमारे सामने रखा था, ठीक है ना, कि क्या क्या होना चाहिए भारत, तो भारत एक संघ होगा, संघ के पास 3 शक्ति होगा, प्रतिरक्षा, विदेश, संसूचना,
ठीक है ना। और बाकी जो शक्ति होगा किसके पास होगा? प्रांत के पास मुद्दा रहेगा, अवशिष्ट विषय का ये किसके पास रहेगा? प्रांत के पास। ठीक है ना। जो राज्य है हमारा, उस राज्य को हम लोग 3 प्रवर्ग में बांटेंगे, प्रवर्ग क, ख और ग। ठीक है ना। जहां तक प्रांत को या देशी रियासत को सीट आवंटित करने का बात रह गया, ठीक है ना, तो जनसंख्या के अनुपात में हम सीट आवंटित करेंगे। ठीक है। तो ये जो प्रपोजल रखा गया उसके सामने, ये सारा प्रपोजल को हमने एक्सेप्ट किया, ठीक है। लेकिन संविधान सभा का जो हमारे यहाँ चुनाव हुआ, ये चुनाव इसी योजना के आधार पर हुआ, और बाकी चीज क्या होगा और कैसे होगा, ठीक है, ये हम तय करेंगे। मतलब ये हमारा संविधान सभा तय करेगा कि भाई संघ के पास क्या शक्ति होगा, प्रांत के पास क्या शक्ति होगा, अवशिष्ट विषय किसके पास रहेगा, ठीक है ना। भाई जो राज्य है हमारा, उस राज्य को हम कितना प्रवर्ग में रखेंगे, ये तय कौन करेगा? संविधान सभा, ठीक है। तो सबसे पहला मकसद हमारे लिए ये है कि हमको संविधान सभा का चुनाव करवाना है, ठीक है ना। और संविधान सभा का जो चुनाव हुआ आपके यहाँ, ये इसी मंत्रिमंडल मिशन योजना के आधार पर हुआ, ठीक है। कहा जाता है कि 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था हमारा, तो उस बैठक में मात्र 211 व्यक्ति उपस्थित हुए थे, ठीक है। अब इसके पीछे रीजन क्या था? तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये कि जो मुस्लिम लीग था हमारा, ये भारत के संविधान सभा का बहिष्कार करता है, ये उस बैठक में भाग नहीं लेता है, ठीक है। और देशी रियासत को जो 93 स्थान दिया गया था, तो देशी रियासत का जो शासक था ना, ये भी संविधान सभा में मेंबर को भेजने के लिए उत्सुक नहीं था। मतलब ये जो 93 सीट था, इसमें से भी अधिकांश सीट खाली था, ठीक है ना। तो मैक्सिमम जो व्यक्ति उपस्थित हुए हमारे, ठीक है, ये कांग्रेस के ही हुए, ठीक है ना। और ऐसा परिस्थिति में जब पहला बैठक हुआ संविधान सभा का हमारा, तो मात्र 211 व्यक्ति उपस्थित थे वहां। देशी रियासतें वो थोड़ा था, 550 से भी ज्यादा था। देखिए, अगर हम ब्रिटिश शासनकाल का बात करें, तो ब्रिटिश शासनकाल में भारत में 2 तरह का भूमि था, 2 तरह का क्षेत्र था। ब्रिटिश शासन का जब बात कीजिएगा ना, तो क्षेत्र हमारे पास 2 तरह का था। एक को हम कहते थे ब्रिटिश भारत, और दूसरा को हम कहते थे देशी रियासत। थोड़ा सा बैक में चलते हैं। 1857 का मूवमेंट हम पढ़ा है, ठीक है ना। 1857 के मूवमेंट में एक कारण बताया गया कि 1857 का मूवमेंट किस लिए हुआ, ठीक है ना। तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो राज्य हड़प का नीति था हमारा, ठीक है ना, उस राज्य हड़प का नीति इस मूवमेंट को चालू करने में या इस मूवमेंट में एक बड़ा योगदान निभाया, ठीक है ना। और इसके बाद 1858 का अधिनियम पढ़ाया हमने, ठीक है ना। तो अब सबसे बड़ा चीज तो ये कि चाहे सतारा हो हमारा, संबलपुर हो हमारा, ठीक है, नागपुर है, झांसी है, उदयपुर है, बघाट है, ठीक है, इस सबको डलहौजी का जो राज्य हड़प का नीति था उसके तहत मिला लिया गया, ठीक है। और 1858 का जो महारानी विक्टोरिया का जो आदेश घोषित किया है, उसमें यह कहा गया कि जो बाकी देशी रियासत है, इसको ब्रिटिश साम्राज्य में नहीं मिलाया गया है, ठीक है, उसके अस्तित्व को बनाए रखा जाएगा। मतलब उस समय अगर हम बात करें तो भारत में 2 तरह का भूमि, एक क्षेत्र ऐसा जहां पे ब्रिटिश सरकार सीधे शासन कर रही है, ठीक है ना, यहाँ पे कहा जाता था ना, यहाँ गवर्नर का शासन होता था, ठीक है ना। और एक क्षेत्र हमारे पास ऐसा था जहां पे राजा महाराजा शासन कर रहा था, ठीक है ना। ऐसा नहीं जैसे आप मध्यकाल में चल के देखिए या प्राचीन काल में चल के देखिए, तो राजा महाराजा एक सर्वोच्च सत्ता होता था, ठीक है ना। वो राजा महाराजा से ऊपर कोई ताकत नहीं होता था हमारे यहाँ, चाहे मध्यकाल में देखिएगा या फिर ऐतिहासिक काल में देखिएगा, प्राचीन काल, ठीक है। मतलब जो राजा होता था ना, ये सर्वोच्च सत्ता होता था। लेकिन यहाँ जो जिस देशी रियासत का हम बात कर रहे हैं ना, यहाँ का जो राजा या जो भी नवाब जो भी, ठीक है, ये सर्वोच्च सत्ता नहीं था, इसके ऊपर फिर से सत्ता अंग्रेज, मतलब ये किसके अधीन था? अंग्रेज के अधीन। और अंग्रेज के अधीन रहते हुए एक क्षेत्र का शासन वो चलाता था, ठीक है। और जैसे अब बाकी क्षेत्र में जैसे कर वगैरह लगान वगैरह देना पड़ता था सबको, ठीक है, उसी प्रकार से इसको भी अदा करना पड़ता था। तो जहां पे सीधे सीधे ब्रिटिश सरकार हुकूमत चला रही थी, वो ब्रिटिश भारत है हमारा, और जहां पे सीधे सीधे राजा महाराजा शासन कर रहा था, वो देशी रियासत है हमारा, ठीक है ना। और देशी रियासत में शासन किसका? राजा महाराजा का, ठीक है। और राजा महाराजा सर्वोच्च सत्ता ना होती, जो राजा महाराजा है ये ब्रिटिश सत्ता के अधीन, ठीक है ना।
तो इसी को हम लोग कहते हैं देसी रियासत, मतलब जहाँ पे राजा महाराजा शासन कर रहा हो, नवाब है, कोई राजा है, कुछ भी है। आपका हैदराबाद हो गया, आपका जूनागढ़ हो गया, ये सब क्या देसी रियासत, ठीक है भाई। 1947 में जब देश हमारा आजाद हुआ, ठीक है, तो आजादी के बाद जो देसी रियासत को भारत में मिलाने का जब आता है ना, ठीक है, तो विलय का जो शक्ति था जिनको दिया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। कहा जाता है कि भाई उस समय 550 से भी ज्यादा देसी रियासत भारत में मिलाया गया था, मतलब कहा टोटल कहीं पढ़िएगा ना तो कहा जाता है कि 552 देसी रियासत, इसमें से 549 देसी रियासत सरदार वल्लभ भाई पटेल समझा बुझा के प्यार मोहब्बत से, ठीक है ना, भारत में विलय करवा दिए। बाकी बच गया 3, हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, ठीक है। बाद में अगर हम जूनागढ़ का बात करें तो जनमत संग्रह के द्वारा, हैदराबाद की बात करें तो पुलिस कार्रवाई के द्वारा, और अगर जम्मू कश्मीर का बात करें तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा के इसको भी भारत में मिला दिया, ठीक है। अगर हम बात करें ना तो 550 से भी ज्यादा देसी रियासत था हमारे पास, और देसी रियासत के शासक को अधिकार दिया गया था कि भाई उसके यहाँ से जो संविधान सभा का मेंबर आएगा वो निर्वाचित या इलेक्टेड नहीं होगा, बल्कि वो शासक के द्वारा मनोनीत किया जाएगा। मतलब राजा महाराजा जिसको चुन के भेज दे वहां पे, जिसको मनोनीत करके भेज दे वहां पे, ठीक है, वही संविधान सभा का मेंबर हो जाएगा। अब जहां तक बात रह गई कि भाई कौन सा प्रांत वो ब्रिटिश भारत है या फिर देसी रियासत है, तो संविधान सभा में कितना मेंबर भेजे, ठीक है। तो पहले हमको ये देखना होता था कि आपके राज्य का आबादी कितना है, ठीक है, और उस राज्य का जो आबादी है उसी आबादी के हिसाब से हम सीट आवंटित किए थे, ठीक है। मतलब प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 1 सीट आवंटित किया गया था। अगर आपका आबादी 1 करोड़ है आपको 10 सीट मिलेगा, आपका आबादी अगर 50 लाख है आपको 5 सीट मिलेगा, आपका आबादी अगर 5 करोड़ है आपको 50 सीट मिलेगा। मतलब जितना आबादी है आपका उसी के हिसाब से आपको सीट मिलेगी, ठीक है। तो ये जो प्रपोजल था ना, इस प्रपोजल को हम एक्सेप्ट किए। लेकिन अगर हम कैबिनेट मिशन योजना का बात करें तो कैबिनेट मिशन योजना में और कुछ कहा गया था, जैसे कहा गया कि हम यहाँ राज्य का 3 प्रवर्ग बनाए, प्रवर्ग का, प्रवर्ग का और प्रवर्ग का। कैबिनेट मिशन योजना में एक प्रपोजल ये भी रखा गया था कि राज्य का जो 3 प्रवर्ग है वहां, ये तीनों पहले अपने अपने लिए संविधान बनाए, मतलब जो अपना जो गुट है सबका राज्य का, ठीक है, वो अपने अपने गुट के लिए संविधान बनाए, और जब सब अपना अपना संविधान बना देगा तो सब मिलके भारत का संविधान बनाएगा। मतलब भारत में एक संविधान नहीं होगा, ठीक है। 3 गुट चल रहा है, ये 3 गुट का अलग अलग संविधान, 3 संविधान और एक संविधान हमारा भारत, मतलब भारत में एक संविधान नहीं होगा, भारत में कुल 4 संविधान होगा, ठीक है। तो बाकी जो उसका प्रपोजल था हम उस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किए, लेकिन जो उसका अच्छा तत्व था उस अच्छे तत्व को हम लोग एक्सेप्ट किए। तो हमारे यहाँ संविधान सभा का जो चुनाव हुआ, ये चुनाव इस योजना का आधार पर इसी तरह से हुआ। हम राज्य को जो सीट आवंटित किए जनसंख्या के आधार पर किए, ठीक है ना, और जो देसी रियासत था उस देसी रियासत के शासक को, ठीक है ना, हम ये अधिकार दिए कि संविधान सभा में अपना प्रतिनिधि मनोनीत करके भेजे, ठीक है। और जो ब्रिटिश भारत था हमारा, उस ब्रिटिश भारत के विधानमंडल हम ये शक्ति दिए कि वो संविधान सभा के मेंबर को चुन के भेजेगा। मतलब 296 मेंबर जो टोटल था हमारा, ये निर्वाचित था, मतलब ये भी प्रत्यक्ष निर्वाचित नहीं था, ये भी अप्रत्यक्ष निर्वाचित था। जैसे एक सवाल पूछता है कि संविधान सभा का स्वरूप किस प्रकार का था, तो पूर्णतः निर्वाचित, पूर्णतः मनोनीत या आंशिक निर्वाचित, आंशिक मनोनीत पूछता है। तो आंशिक निर्वाचित और आंशिक मनोनीत, मतलब कुछ निर्वाचित है और कुछ मनोनीत। गया अधिवेशन हुआ, ठीक है, और उस गया अधिवेशन में जो कांग्रेस है हमारा, ये चुनाव में हिस्सा ले या ना ले, ठीक है, इसको लेकर एक गतिरोध उत्पन्न हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। और आपके सीआर दास हो गए और पंडित मोतीलाल नेहरू हो गए, ये कांग्रेस की खिलाफ स्वराज दल का गठन कर लेते हैं। भाई आपको हम ये भी पढ़ाए हैं कि 1935 के अधिनियम के पश्चात भाई भारत में 28 माह तक कांग्रेस का शासन रहा। उस समय जो चुनाव हुआ था 37 में, ठीक है ना, उस चुनाव में कांग्रेस कहां पे विजय हासिल की, किस किस प्रांत में सरकार बनाई, तो सरकार वही बनाई है ना जो प्रांत हो। तो प्रांत अलग है, देसी रियासत अलग है। प्रांत कहने का मतलब जहां सीधे ब्रिटिश सरकार हुकूमत कर रही है, और देसी रियासत कहने का मतलब जहां राजा महाराजा हुकूमत चला रहा हो। जैसे हम बिहार का बात करते हैं तो बिहार एक प्रांत था, ठीक है ना, बिहार का अपना विधानमंडल था,
बिहार का अपना गवर्नर होता था, ठीक है। जैसे हम हैदराबाद का बात करें तो हैदराबाद देसी रियासत था हमारा, यहाँ ना तो विधानमंडल होता न यहाँ गवर्नर नियुक्त होता, ठीक है, बल्कि वहाँ का जो शासन होता था ना, ये वहाँ का जो नवाब होता था, ये नवाब चलाता था, और ये नवाब भी ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता के अधीन था। अभी यहाँ पर देशी रियासत को भारत में शामिल किया गया, अभी आप बता रहे थे, तो ये भारत में शामिल नहीं था क्या पहले, क्या मतलब इसका? अगर हम बात यहाँ पे शुरू में हम क्या बताएं कि भारत में दो तरह का क्षेत्र है, ये सब भारत में है, लेकिन शासन का तरीका अलग अलग है। एक जगह सीधे ब्रिटिश सरकार हुकूमत कर रही है और एक जगह सीधे ब्रिटिश सरकार हुकूमत नहीं कर रही है, बल्कि ब्रिटिश सरकार की तरफ से राजा महाराजा हुकूमत कर रहा है। सब ब्रिटिश का है, सब अंग्रेजी का है, लेकिन एक जगह हम सीधे कर ले और एक जगह हम किसी के माध्यम से करें। जैसे अगर हम वर्तमान का बात करें तो आपके यहाँ दो तरह का क्षेत्र है। भारत को हम दो तरह की इकाई में बांटे, एक राज्य है हमारा, एक संघ राज्य क्षेत्र है हमारा, ठीक है। तो अगर हम राज्य किसको कहते हैं, काम किसको कहते हैं, जहाँ पे अपना विधानमंडल होगा, जहाँ अपना गवर्नर होगा, ठीक है, मतलब जिसको अपना विधि बनाने का अधिकार हो। और अगर हम देसी रियासत का बात करें तो अगर हम संघ राज्य क्षेत्र का बात करें तो संघ राज्य क्षेत्र के पास ना अपना विधानमंडल होता है और ना वहाँ गवर्नर का नियुक्ति होता है, ठीक है, बल्कि वहाँ का जो हुकूमत है, वहाँ का हुकूमत सीधे राष्ट्रपति चलाता है। अब राष्ट्रपति हुकूमत चलाना चाहेगा नहीं वहाँ पे, इसलिए राष्ट्रपति एक प्रतिनिधि को नियुक्त कर देता है। उसको हम कहीं उपराज्यपाल कहते हैं, कहीं कहीं पे हम मुख्य आयुक्त कहते हैं, कहीं कहीं पे हम प्रशासक कहते हैं, तो अलग अलग जगह पे हम उसको अलग अलग नाम देते हैं, ठीक है। जैसे बिहार और लक्षद्वीप, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता, तो बिहार एक प्रांत है हमारा, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का बात करें, हम चंडीगढ़ का बात करें, हम दिल्ली का बात करें, ठीक है ना, हम लक्षद्वीप का बात करें, तो ये सब जो रीजन है हमारा ना, ये रीजन हमारा संघ राज्य क्षेत्र के रूप में। तो दो तरह का रीजन है ना हमारे पास अभी भी, एक राज्य और एक संघ राज्य। जैसे आप लोग जब संविधान पढ़ रहे होंगे तो संविधान में एक आया होगा राज्य पुनर्गठन आयोग, चर्चा आया होगा इसका। अब राज्य पुनर्गठन आयोग ने हमने क्या किया, क्या प्रस्ताव रखा भाई, उसके प्रस्ताव को लागू करने के लिए हम संविधान का 7वां संशोधन किए, ठीक है, और 7वां संशोधन में हम क्या क्या प्रपोजल तय किए, क्या क्या हम नियम तय किए, ये सब कुछ देखिएगा ना कैसे कैसे हुआ सब, ठीक है। और 1956 से लेके आज तक मतलब 2022 तक, ठीक है ना, हम प्रक्रिया में कैसे कैसे बदलाव करते हैं, सब कुछ समझिएगा ना।